हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज की जो वीडियो है वो है सीएमए इंटर ग्रुप 2 स्टूडेंट्स के लिए जो कि दिसंबर 2025 या उसके बाद एग्जाम में कभी भी अपीयर होने वाले हैं। क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि आपका पेपर नंबर 9 है ओएमएसएम का। उसका जो सेट 1 इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया था, आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल में डिस्कशन से मेरा मेन जो मतलब है वो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को लेकर। क्योंकि ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ने जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस टाइम इंस्टीट्यूट ने इसके सॉल्यूशन भी ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं इंस्टीट्यूट ने। तो मेरा जो मेन पर्पज है वो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है इसके अंदर, उनमें किसी भी दिक्कत हो, किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर, तो वो आपके साथ एक तरीके से डिस्कस करना। साथ के साथ जो एमसीक्यू है वो भी डिस्कस करेंगे। थ्योरी क्वेश्चन तो सिंपल सी बात है, आप खुद भी क्वेश्चन आंसर रीड कर ही सकते हो। तो मेन जो इस वीडियो का पर्पज है वो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अगर आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आई हो, परेशानी आई हो, तो वो आपकी यहाँ पे 100% रिजॉल्व हो जाएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे हो नए तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हर बार हम आपके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर जो भी इंस्टीट्यूट के होते हैं वो हम आपके साथ डिस्कस किया करते हैं, जो कि आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी नो डाउट बेनिफिशियल होता है। सबसे पहले तो ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 है, इसके अगर मैं पैटर्न की बात करूं पेपर के अकॉर्डिंगली, तो इसमें एक तो एमसीक्यू जो पोर्शन है सेक्शन ए, देखो सेक्शन ए सेक्शन बी वैसे तो कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि सेक्शन ए में वही 15 एमसीक्यूज है दो दो नंबर के। देन आपको सेक्शन बी में 7 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो एज सच कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा। तो डिफरेंस क्या देखने को मिल रहा है पैटर्न में? सर एक तो एमसीक्यू केवल प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सिंगल एमसीक्यू है, सिंगल एमसीक्यू है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे भी ओएमएसएम में हम कम एक्सपेक्ट करते हैं, बट केवल एक तो एक्सपेक्ट नहीं करते, दो तीन तो कम से कम एक्सपेक्ट किया करते हैं। बट एक तो फर्क यही दिख रहा है, और पिछले पास्ट एग्जामिनेशन जो है उनसे भी एक आइडिया लग रहा है कि इंस्टीट्यूट एमसीक्यू पोर्शन में थ्योरेटिकल पोर्शन बढ़ाता जा रहा है और प्रैक्टिकल कम करता जा रहा है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो इंटर लेवल का। तो ओएमएसएम में अगर मैं बात करूं तो एमसीक्यू में पूरा पूरा अभी डिस्कशन मैं करूंगा, बट अभी मैं एक बार पैटर्न बता दूं। तो एमसीक्यू में केवल और केवल एक प्रैक्टिकल एमसीक्यू है, बाकी थ्योरेटिकल है। सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन बी में एक थोड़ा सा चेंज ये देखने को मिल रहा है कि जो ऑपरेशन मैनेजमेंट का पार्ट है, अगर हम पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं तो उसमें ऑपरेशंस मैनेजमेंट में थ्योरी पोर्शन काफी दिखा, बट यहां पे थ्योरी पोर्शन थोड़ा सा कम दिख रहा है। जैसे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर सेकंड ए जो पार्ट है वो थ्योरी है, बट इसके बाद बी पार्ट प्रैक्टिकल है, थर्ड भी पूरा पूरा दोनों पार्ट प्रैक्टिकल है, फोर्थ भी दोनों दोनों पार्ट प्रैक्टिकल है, फिफ्थ भी दोनों पार्ट प्रैक्टिकल है। देन 6 7 8 आपका थ्योरेटिकल आ गया, क्योंकि वो आपको गिवन है फ्रॉम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो कहीं ना कहीं अगर ये वाला पैटर्न रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। रीजन बीइंग सर इस सिचुएशन में अगर मैं बात करूं, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 के लिए जाते हो तो उस सिचुएशन में आप 47 मार्क्स का 47 मार्क्स का, क्योंकि इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में 7 नंबर मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिकल, देन थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, तो 14 इंटू 3 42, और यहाँ पे 7 नंबर का ये 49 तो 49 मार्क्स का आपको यहां पे प्रैक्टिकल देखने को मिल रहा है। जबकि अगर मैं पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स देखता हूं तो वहां पे 35 के आसपास ही प्रैक्टिकल देखने को मिल रहा था। तो अगर बाई चांस ऐसा होता है तो ये आपके लिए नो डाउट बेनिफिशियल ही रहेगा। चलिए डिस्कस कर लेते हैं एक बार फटाफट कि सर इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में क्या करना था अपने को। सेक्शन ए में 15 एमसीक्यू दो दो नंबर के एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, which one of the following is associated with the configuration of departments, work centers and equipment and machinery with focus on the flow of material or work through the production system, that is known as facility location, facility layout, कैपेसिटी प्लानिंग और प्रोसेस? तो ये बात कर रहा है सर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स, वर्क सेंटर, इक्विपमेंट एंड मशीनरी की। दिस इज द पार्ट ऑफ फैसिलिटी लेआउट। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सेकंड, which ISO defines quality assurance in final inspection test? quality assurance in final inspection test का ISO है 9003। बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट थर्ड वन जो है वो प्रैक्टिकल है, बस एक सिंगल,
और वो भी काफी इजी। इन ए पर्टिकुलर प्लांट देयर आर 12 वर्कर्स मैन्युफैक्चरिंग ए सिंगल प्रोडक्ट, 12 वर्कर्स है, एंड द आउटपुट पर मंथ कंसिस्टिंग ऑफ 25 डेज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज 500। वो जो आउटपुट जनरेट हुआ एक महीने 25 दिन में वो था 500। हाउ मच इज द मंथली प्रोडक्टिविटी? तो सर प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि आपने प्रोडक्शन कितना किया डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स। तो सिंपल आप यहां पे करते हो तो ये आपका 41.67 आता है, जो कि यहाँ पे राउंड ऑफ में अगर मैं बात करूं तो एज पर आंसर 42 आएगा। तो प्रोडक्टिव विल बी 42। हो सकता है इसमें भी किस बच्चों को दिक्कत हो, तो आपकी इसी तरीके की जो प्रॉब्लम्स है वो इस वीडियो के थ्रू सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि थ्योरेटिकली तो देखो कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ लोगे, आंसर भी इंस्टीट्यूट के आ चुके हैं, आप देख लोगे। बट मेन क्या है, मेन है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में किस तरीके से आंसर्स हैं। फोर्थ पॉइंट, विच फेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय सैचुरेशन इन द मार्केट प्लेस? सर सैचुरेशन कौन सी फेज में देखने को मिलता है? तो सर सैचुरेशन आपको मैच्योरिटी फेज में देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे अब इसके बाद डिक्लाइन ही होना है, उसके बाद ग्रोथ वगैरह के चांसेस बहुत रेयर रह जाते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ वन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ गांट चार्ट? मतलब ये जो 4 पॉइंट है इसमें 3 तो गांट चार्ट की लिमिटेशन है, एक नहीं है, तो कौन सी नहीं है वो बताना है। पॉइंट नंबर ए, इट डज नॉट कन्वे द वेरिएबिलिटी ऑफ द टास्क ड्यूरेशन, इक्विपमेंट परफॉर्मेंस, ह्यूमन पोटेंशियल, एनी वन ऑफ विच कुड इन्फ्लुएंस द एक्यूरेसी ऑफ लोडिंग द वर्क सेंटर। सर ये तो लिमिटेशन है, नो डाउट। इट क्लियरली इंडिकेट द डिटेल्स रिगार्डिंग प्रोग्रेस ऑफ एक्टिविटी। सर गांट चार्ट का मेन स्पेसिफिकेशन यही है कि ये जो चार्ट है ये इंडिकेट करता है डिटेल्स रिगार्डिंग प्रोग्रेस ऑफ एक्टिविटी, तो ये लिमिटेशन नहीं है इसका, ये तो एडवांटेजेस है। तो ऑप्शन बी जो है दैट विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट सिक्स्थ वन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टैंड्स करेक्ट फॉर पर्ट प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक? जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है? टाइम एस्टिमेट इज डिटर्मिनिस्टिक विद नॉन टाइम ड्यूरेशन, सिंगल टाइम एस्टिमेट, एक्टिविटी ओरिएंटेशन, फोकस्ड ऑन टाइम। सर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो पर्ट जो है वो उसका मेन जो टारगेट है वो है टाइम पे फोकस करना, सी विल बी योर करेक्ट आंसर, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेवंथ वन, फ्री फ्लोट, फ्री फ्लोट इज डिफाइंड एज? तो सर यहाँ पे फ्री फ्लोट का आपने एक तरीके से फॉर्मूला बताना है। फ्री फ्लोट आप कैसे निकालते हो? जब आप टोटल फ्लोट निकाल लेते हो तो उसमें से माइनस कर देते हो स्लैक, कौन सा? हेड इवेंट का। तो इसका आंसर वन ही है, टोटल फ्लोट बाय डिडक्टिंग स्लैक टाइम ऑफ द हेड इवेंट। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही बोल सकते हो, क्योंकि ये तो आप प्रैक्टिकली कैलकुलेट करते हो फ्री फ्लोट। नेक्स्ट वन, एट, जेड चार्ट इज चार्ट यूज्ड इन प्रोग्राम कंट्रोल, जॉब कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल या फिर क्वालिटी कंट्रोल? तो सर जो चार्ट जेड होते हैं, जेड चार्ट जो होते हैं वो कॉस्ट कंट्रोल के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट नाइन्थ वन, spares can be classified as per service level, rotable, insurance, capital, all of the above। तो सर spares तो तीनों तरीके की आपके सिलेबस में देखने को मिल जाते हैं आपको, all of the above will be your correct answer। नेक्स्ट टेंथ वन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेकडाउन। सर फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेकडाउन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ब्रेकडाउन डिवाइड बाय अवेलेबल मशीन आवर, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन डिवाइडेड बाय अवेलेबल मशीन आवर। ए जो है यही आपका करेक्ट आंसर है, फॉर्मूला बताना आपको बस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेकडाउन का। नेक्स्ट 11th वन, विच ओशियन स्ट्रेटजी फोकस ऑन मेकिंग द कंपटीशन इररिलेवेंट? सर ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी में कंपटीशन इररिलेवेंट हो जाता है, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 12th वन, विच अमंग द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग ए विजन? एसएम में से आ गया। सर विजन होने के फायदे क्या है? गुड विजन्स आर इंस्पायरिंग एंड एक्सिलरेटिंग, बिल्कुल ठीक है। इट रिप्रेजेंटेड डिसकंटिन्यूटी, ए स्टेप फंक्शन एंड ए जंप अहेड सो दैट द कंपनी नोज व्हाट इट टू बी। गुड विजन आर कॉम्पिटिटिव, ओरिजिनल, यूनिक, ऑल ऑफ द अबव। तो सर डी ही इसका आंसर होगा। विजन के ये तीनों की तीनों बेनिफिट आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट 13th, स्मार्ट गोल फ्रेमवर्क डज नॉट इंक्लूड स्ट्रेटजी। सर स्मार्ट गोल फ्रेमवर्क में स्ट्रेटजी कवर्ड नहीं होती। नेक्स्ट 14th वन, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड
कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट, मल्टीफेसिटेड, डायनेमिक और ऑल ऑफ द अबव। तो सर ऑल ऑफ द अबव ही होगा, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट, डायनेमिक, मल्टीफेसिटेड तीनों के तीनों ऑप्शन देखने को मिल जाते। और अगर 15th वन की बात करें तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, व्हाट डज री इंजीनियरिंग रेफर टू? कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग प्रोसेस, कंप्लीटली रीडिजाइनिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग प्रोसेस। री इंजीनियरिंग का मतलब यही होता है, कंप्लीटली रेडिकल रीडिजाइनिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग प्रोसेस। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। तो ये जो एमसीक्यू थे 15, इसमें 13 एमसीक्यू तो थ्योरेटिकल ही है, एक एमसीक्यू थ्योरी दिख रहा है बट वो फॉर्मूला टाइप है, तो प्रैक्टिकल आप बोल सकते हो उसको, एक सिंपल प्रैक्टिकल आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से 15 एमसीक्यू दिए गए। तो इससे आइडिया हम यही लगा सकते हैं कि सर आप एग्जाम में एमसीक्यू वाला जो पोर्शन है ओएमएसएम का, उसमें थ्योरी पोर्शन पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। और उसके लिए मैं सिंपली ये कहूंगा, इंस्टीट्यूट ने जो एमसीक्यू बैंक रिलीज किया हुआ है, आप उस पे सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके जा सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें से एमसीक्यू आने के चांसेस होते हैं, काफी ज्यादा चांसेस उसमें से होते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं सेक्शन बी की तरफ बढ़ता हूं, सेक्शन बी की तरफ अगर मैं बढ़ूं तो सेक्शन बी वैसे ही है कि 7 क्वेश्चंस गिवन है, उसमें से 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं। बट इसमें प्रैक्टिकल पोर्शन आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है इन कंपैरिजन कि मैं पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर के साथ कंपेयर करूं तो। अगर ये पैटर्न इंस्टीट्यूट कर देता है इस बार एग्जाम में, तो आपके लिए नो डाउट ये बेनिफिशियल ही होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में स्कोर करना ईजी है ओएम के, क्योंकि ऑपरेशन मैनेजमेंट में ऐसे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन ज्यादा नहीं है। जो आपके स्टडी मटेरियल में वैरायटीज है ऑलमोस्ट सेम, उसी में डेटा चेंज करके आपको क्वेश्चंस आंसर एग्जाम में भी देखने को मिल जाते हैं क्वेश्चंस। तो आपके लिए बेनिफिट होगा अगर इस तरीके का प्रैक्टिकल आता है तो। चलिए सेकंड का ए एक बार पढ़ तो देता हूं। थ्योरी क्वेश्चन था 7 नंबर का, recent trend in production and operation management relate to global competition and the impact it has on manufacturing firm। तो आपको रिसेंट ट्रेंड इसमें बताना था। ये इंस्टीट्यूट ने जो सॉल्यूशन रिलीज किए हैं वो है, तो आप इसमें रिसेंट ट्रेंड यहां पे से रीड कर लेना। ग्लोबल मार्केट प्लेस, प्रोडक्शन और ऑपरेशन स्ट्रेटजी, दो बार अगर मैं कहूंगा सिंपल, आप इसके अंदर अगर आपने ऑपरेशन मैनेजमेंट पहले पढ़ा हुआ है, टीक्यूएम, फ्लेक्सिबिलिटी, टाइम रिडक्शन, टेक्नोलॉजी, तो अगर आप यहां से दो बार रीड कर लोगे, वर्कर इन्वॉल्वमेंट, री इंजीनियरिंग, एनवायरमेंट इश्यूज और मैटर, देखो इसमें आपको लिखना पड़ेगा 7 मार्क्स की वेटेज है, कॉर्पोरेट डाउनसाइजिंग या राइट साइजिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लीन प्रोडक्शन, बस आपके यहाँ पे 12 पॉइंट दिए इंस्टीट्यूट ने। तो एज सच 7 मार्क्स नो डाउट बहुत ज्यादा होते हैं, मैटर तो आपको लिखना पड़ेगा, बट 12 के 12 पॉइंट लिखना एज सच कोई मैंडेटरी नहीं है। सिंपल मैं कहूंगा 7 मार्क्स की वेटेज में अगर आप 12 में से 7 से 8 पॉइंट रेलिवेंट लिख देते हो तो भी सफिशिएंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 7 नंबर के लिए 12 जो पॉइंट है, एज सच बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि सर 12 के 12 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, नहीं, जरूरी नहीं है। 7 नंबर की वेटेज के लिए आप 7 से 8 पॉइंट यहां पे मेंशन करोगे तो भी सफिशिएंट माना जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बस जो लिखो वो रेलिवेंट कंटेंट होना चाहिए, इधर उधर की फालतू बातें नहीं लिखनी है। इसके बाद मेरा जो मेन पर्पस था, जो कि मैंने आपको बताया एमक्यू पे डिस्कशन के पीछे, वो है प्रैक्टिकल डिस्कशन। सेकंड बी, बिलो डेटा आर कलेक्टेड related to work study for 150 hours on a floor shop employing 7 laborers having a shift of 8 hours in a day। 7 लेबर काम करती है, दिन में 8 घंटे और 150 घंटे की हम वर्क स्टडी कर रहे हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डॉक्यूमेंटेड इन टोटल 3000। सर इन 150 घंटों में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की मैं बात करूं तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे टोटलिटी में 3000, लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन in which no working activity is observed 500। लेकिन 500 ऑब्जर्वेशन में कोई वर्किंग एक्टिविटी दिखाई नहीं दी, मतलब केवल और केवल 2500 ऑब्जर्वेशन ऐसे हैं जिसमें वर्किंग एक्टिविटी है। तो परसेंटेज टर्म में मैं बात करूं तो 2500 में वर्किंग एक्टिविटी आउट ऑफ 3000, तो ये 83.33% जो है वो वर्किंग एक्टिविटी है। मैनुअल टू मशीन रेशियो 3:2 है, मतलब मैनुअल है 3/5 तो मशीन का रहेगा 2/5। एवरेज रेटिंग फैक्टर रहेगा 120%, जो कि मशीनरी पे नहीं केवल और केवल मैनुअल पे अप्लाई होता है।
और नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टडी, ये जो वर्क स्टडी है इसमें 7000 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करी है, ठीक है। कंपनी हैज इट्स ओन पॉलिसी रिगार्डिंग पर्सनल अलाउंस which is packed at 11% of normal standard time to produce a product। तो सर पर्सनल अलाउंस है जो मशीनरी के लिए ऑफ कोर्स नहीं हो सकता, केवल लेबर पे ही अप्लाई हो सकता है 11% का, ठीक है। द फ्लोर शॉप प्रोड्यूस्ड 49,000 प्रोडक्ट्स पर मंथ। फ्लोर शॉप में टोटलिटी में 49,000 प्रोडक्ट्स पर मंथ बनते हैं 24 दिन में, एंड इट हैज एन एब्सेंटिज्म ऑफ अराउंड 6%, जिसमें 6% का एब्सेंटिज्म भी कवर है। कैलकुलेट एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर। एक तो आपने लेबर की एफिशिएंसी कैलकुलेट करके देनी है, और दूसरा प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑफ लेबर। एक तो एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर और दूसरा उनकी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी आपने कैलकुलेट करके देनी है। सर ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर हमें एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर कैलकुलेट करना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन में अवेलेबल आवर्स। का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन में अवेलेबल आवर्स। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 तो कर ही देंगे, लेकिन जब प्रोडक्टिविटी की बात आती है तो स्टैंडर्ड आवर्स को डिवाइड अवेलेबल आवर्स से नहीं, वर्किंग आवर्स से किया जाता है। तो इसका मतलब आपको जरूरत पड़ने वाली है इन दोनों कैलकुलेशन के लिए स्टैंडर्ड आवर्स की, अवेलेबल आवर्स की और एक्चुअल वर्किंग आवर्स की। सबसे पहले टारगेट रखते हैं सर स्टैंडर्ड आवर्स। अगर आपको स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट करने हैं तो देखो सबसे पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे 3000, तो इसमें से वर्किंग है ही नहीं, तो मैंने कैलकुलेट भी किया था 2500 डिवाइड बाई 3000, तो 83.33% एक्चुअल में वर्किंग है। अगर मैं सॉल्यूशन पे आता हूं तो परसेंटेज ऑफ वर्किंग टाइम निकाल लोगे सबसे पहले तो 83.33% है। अब क्वेश्चन ने कहा कि 150 घंटों का हम टारगेट यहां पे लेके चल रहे हैं, 150 घंटे का हम यहाँ पे टारगेट लेके चल रहे हैं, और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो वर्कर्स कितने हैं, वर्कर्स है 7, जो कि डेली बेसिस पे कितने घंटे काम करते हैं 8 घंटे, तो 150 आवर्स है, और इनको यहाँ पे मिनट्स में कन्वर्ट किया है इनटू 69,000 मिनट्स बनते हैं। बट यहाँ पे परसेंटेज ऑफ वर्किंग टाइम तो केवल और केवल 83.33% ही है, या फिर मैं सिंपल कहूं तो 150 आवर्स जो आप वर्क स्टडी बोल रहे हो सिंपल, इस 150 का केवल 83.33% जो है वही वर्किंग है, मतलब 125 घंटे वर्किंग है। अब 125 घंटे वर्किंग है, 60 मिनट्स के अकॉर्डिंगली मिनट्स में कन्वर्ट कर दूं तो 7500 मिनट बनते हैं। अगर आप आवर्स में कन्वर्ट करोगे 125 घंटे, मिनट्स में यहां पे कैलकुलेट किया तो 7500 मिनट आए। क्वेश्चन ने कहा कि ये जो 7500 मिनट वर्किंग दिखाई दे रही है इसमें आपने बनाई है 7000 यूनिट। अगर आपने 7500 मिनट में 7000 यूनिट बनाई है, इसका मतलब एक यूनिट को बनाने का जो टाइम है वो है 1.0714। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट आप कैलकुलेट कर सकते हो 1.0714 मिनट है। ये आपने टाइम लिया है, ध्यान देना, ये आपने टाइम लिया है। और क्वेश्चन ने कहा इसमें मैनुअल टू मशीन रेशियो 3:2 है, मतलब ये जो 1.0714 है इसमें मैनुअल टाइम है 3/5, जो कि आ जाएगा 0.643 और 2/5 दैट इज जो बचा हुआ टाइम है दैट विल बी योर मशीन टाइम। तो मशीन टाइम बचा हुआ आ जाएगा, इसमें से माइनस करके भी निकाल सकते हो 0.43 मिनट। अब जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये जो एवरेज रेटिंग फैक्टर है 120% और ये जो पर्सनल अलाउंस है 11%, ये केवल और केवल मैनुअल पे अप्लाई हो सकता है, मशीनरी पे इसका कोई यूज नहीं होता। तो मैनुअल टाइम कितना निकाला आपने 0.643, तो ये 0.643 पे जब एवरेज रेटिंग अप्लाई करोगे तो इसका 120% आ जाएगा 0.772। मशीन का टाइम वही चलता रहेगा आपका 0.43। अब ये 0.772 है, इसमें आप पर्सनल अलाउंस भी दोगे 11% का, तो जब इसमें 0.772 में 11% और ऐड करके आप स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करोगे तो स्टैंडर्ड टाइम आएगा 0.857। तो मैनुअल का टाइम आ गया 0.857, मशीन का टाइम आ गया 0.43, तो इसका मतलब एक यूनिट के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम है वो आ गया 1.286। सर एक यूनिट के लिए टाइम आ गया 1.286 मिनट, पूरे फ्लोर में कितनी यूनिट बनी है 49,000 यूनिट बनी है,
1.286 मिनट्स का इसमें स्टैंडर्ड टाइम है, तो मिनट्स बनते हैं 63,038, जिसको 60 से डिवाइड करके आप आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो स्टैंडर्ड आवर्स आएंगे 1050। तो सबसे पहले अपना टारगेट क्या था, स्टैंडर्ड आवर्स, तो सर स्टैंडर्ड आवर्स मिल जाएंगे आपको 1050। अब मुझे चाहिए अवेलेबल आवर्स। अवेलेबल आवर्स की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन ने खुद ही कहा है कि 24 दिन हमने वर्किंग करी है। 24 दिन अगर आप वर्किंग करते हो, 7 लेबर और 8 घंटे की वर्किंग हो, तो 1344 घंटे बनते हैं। 1344 घंटे बनते हैं, तो टोटल आवर्स अवेलेबल कितने अपने पास, 1344। तो आप पहले पॉइंट का आंसर तो दे सकते हो, एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर। सर 1050 घंटे जो है, दिस इज द स्टैंडर्ड आवर्स, डिवाइड बाय अवेलेबल हमारे पास 1344, तो 1050 डिवाइड बाय 1344 करोगे तो आपको एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर तो पता लग जाएगा, दैट विल कम 78.13। दूसरा, जब प्रोडक्टिविटी निकालनी है तो डिनोमिनेटर में आपको वर्किंग टाइम लेना पड़ेगा। सर ये 1344 घंटे अवेलेबल तो है, लेकिन 6% का एब्सेंटिज्म भी तो है, तो 1344 में से जब 6% माइनस करोगे मतलब 94% बचेगा, तो 1263.4 आवर्स जो है वही एक्चुअल वर्किंग होगी। तो 1050 डिवाइडेड बाय 1263.4 करोगे तो आपको प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑफ लेबर पता लगेगी, दैट विल बी 83.12%। तो सिंपल इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। जब आपको फॉर्मूला पता होगा तो आपके माइंड में सेट होगा, मुझे 3 चीजें चाहिए, स्टैंडर्ड आवर्स, अवेलेबल आवर्स, एक्चुअल वर्किंग आवर्स। अवेलेबल आवर और एक्चुअल वर्किंग आवर तो आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, रीजन बीइंग 24 दिन 7 लेबर 8 घंटे ये अवेलेबल है, और 6% माइनस कर दोगे तो एक्चुअल वर्किंग भी आ जाएंगे। मेन जो कैलकुलेशन है वो किसकी है, स्टैंडर्ड आवर्स की। तो उसके लिए आपने क्वेश्चंस नो डाउट अपनी क्लासेस में भी करे हुए हैं कि सबसे पहले परसेंटेज कैलकुलेट कर लो, देन परसेंटेज के अकॉर्डिंगली आप एक्चुअल वर्किंग देख लो कितनी होनी चाहिए थी, देन उसके अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट कर लो पर मिनट कितना टाइम लगना चाहिए था, देन उसमें अप्लाई कर लो मैनुअल टू मशीन रेशियो, क्योंकि मशीनरी पे कोई भी एवरेज रेटिंग या फिर अगर मैं बात करूं पर्सनल अलाउंस अप्लाई नहीं होगा, तो मशीन का टाइम अलग कर लो और जो मैनुअल है उस पे एवरेज रेटिंग फैक्टर अप्लाई कर दो, देन उसके बाद पर्सनल अलाउंस भी अलाउ कर दो, आपको स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट पता लग जाएगा, देन उसको आप नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल में कन्वर्ट करके अपना आंसर दे सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 2B अंडरस्टैंड करना था। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो ये जो क्वेश्चन था 2B दैट इज गिवन फ्रॉम प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप आगे बढ़ते हो तो क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें पार्ट ए जो है काफी ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में पहले भी काफी बार रिपीट होता है, आपने क्लासेस में भी काफी बार करा हुआ, आपके स्टडी मटेरियल में भी आपको देखने को मिल जाता है। रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स ऑफ मैनेजमेंट में से, और जो पार्ट बी है वो भी आप काफी इस तरीके के क्वेश्चन करके जाते हो, दैट इज फ्रॉम इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का क्वेश्चन है। 3A देख लेते हैं पहले। द मैनेजमेंट ऑफ होटल कोलकाता इंटरनेशनल is considering the period of replacement of light bulbs fitted in its room। एक होटल है, उनके जो रूम में बल्ब्स लगे हुए हैं उनको रिप्लेसमेंट का पीरियड डिसाइड करना चाह रहे हैं, मतलब कब रिप्लेस करें। देयर आर 500 रूम्स इन द होटल एंड ईच रूम हैज 6 बल्ब्स, मतलब 3000 टोटल बल्ब्स है। द मैनेजमेंट इज नाउ फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ रिप्लेसिंग द बल्ब्स एज दे फेल एट ए कॉस्ट ऑफ 30 पर बल्ब। अभी होटल वालों ने पॉलिसी ये बनाई हुई है, जब बल्ब खराब होता है तब उसको बदल देते हैं, 30 रुपए एक बल्ब की कॉस्ट है, ठीक है। लेकिन लेकिन द मैनेजमेंट फील्स दैट दिस कॉस्ट कैन बी रिड्यूस्ड टू ₹10 पर बल्ब बाय अडॉप्टिंग द पीरियोडिक रिप्लेसमेंट पॉलिसी। लेकिन मैनेजमेंट का ये मानना है, फील कर रहे हैं वो, कि अगर हम पीरियोडिक रिप्लेसमेंट करें, पीरियोडिक रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि भी एक टाइम पीरियड डिसाइड कर लेना, से एग्जांपल 3 महीने, कि 3 महीने में सारे बल्ब्स एक बार चेंज कर दो, तो इस तरीके के सिस्टम को बोला जाता है पीरियोडिक रिप्लेसमेंट। पीरियोडिक रिप्लेसमेंट अगर आप करोगे तो 3000 बल्ब्स है, तो 10 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए आपका सीधा सीधा एक बारी में कॉस्ट आ जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट एंड इवेल्युएट द ऑल्टरनेटिव एंड मेक ए रिकमेंडेशन टू द मैनेजमेंट। और जो बल्ब आप लगाओगे उसकी लाइफ गिवन है मंथ ऑफ यूज, परसेंटेज ऑफ बल्ब फेलिंग बाय दैट मंथ, एक महीने के यूज पे 10% बल्ब फेल हो जाएंगे, मतलब खराब हो जाएंगे। 2 महीने में 25% बल्ब खराब हो जाते हैं,
3 महीने में 50% बल्ब खराब हो जाते हैं, 4 महीने में 80% बल्ब खराब हो जाते हैं और 5 महीने में 100% बल्ब खराब होने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो ठीक है सर, इसके लिए तो आपको एवरेज एनुअल कॉस्ट ही कैलकुलेट करनी पड़ती है। सिंपल अगर मैं आऊं सीधा सीधा अपने स्टेटमेंट पे, तो पहले तो आप नंबर ऑफ बल्ब्स देख लो, कितने कितने बल्ब खराब होंगे। तो सर सिंपल सी बात है, एक महीने में 3000 बल्ब आप लगाओगे, तो पहले महीने में 3000 का 10% 300 बल्ब आपके खराब हो जाएंगे। इसके बाद दूसरे महीने में क्या होगा, जो 3000 आपने बल्ब लगाए उसका 25% खराब हो जाएगा। लेकिन जो पहले महीने में बल्ब लगाए उसका भी तो एक महीना कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। तो जो 3000 था उसका 25%, 3000 का 25% कितना, 15 है। 3000 का 15% लगाए, यहाँ पे 25 होना चाहिए। देख लेते हैं, या तो वहां मिस्टेक है या फिर यहाँ मिस्टेक है। F2 है ना, 3000 का 10, 50, 60। तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है सिंपल सी, अगर मैं बात करूं तो। नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। एक्चुअल में ये 25, 50 ये क्यूमुलेशन गिवन है, क्यूमुलेशन गिवन है ये। ठीक है, क्यूमुलेशन गिवन है ये। क्यूमुलेशन अगर गिवन है तो 10 और 15 25, 25 और 25 50, 50 और 30 80 और ये 20। ठीक है, ये क्यूमुलेशन गिवन है, जिसकी वजह से आपने पहले इसको अलग अलग करना पड़ेगा कि पहले मंथ में 10% तो दूसरे मंथ में 25, मतलब पहले से दूसरे मंथ में 15%। दो में 25 है, 3 में 50 है, तो दूसरे से तीसरे महीने में 25% बल्ब और खराब हो रहे हैं। तीसरे में 50 है, चौथे में 80 है, तो 50 से 80 30% खराब हो रहे हैं और यहाँ पे बचे हुए 20% बल्ब आपके खराब हो रहे हैं। तो ठीक है, 3000 का 15%, 3000 का 15%, और ये जो आपने 300 यहाँ पे लगाए थे उसका भी तो एक महीना कंप्लीट हो गया, तो अकॉर्डिंगली 10% इसके भी बल्ब आपके खराब हो जाएंगे, तो टोटलिटी में 480 बल्ब खराब हो जाएंगे। आगे बढ़ू तीसरे महीने में, तो 2 से 3 महीने में 25% और बल्ब खराब हो जाएंगे, तो पहले जो आपने 3000 लगाए थे उसका 25% खराब हो जाएगा। ये जो 300 लगाए थे आपने फर्स्ट मंथ में, उसके 2 महीने कंप्लीट हो गए, 2 महीने कंप्लीट हो गए तो 15% बल्ब उसके खराब हो जाएंगे। और ये जो 480 आपने लगाए थे इसका भी एक महीना कंप्लीट हो गया, तो 10% बल्ब इसके खराब हो जाएंगे, टोटल 843। सिमिलरली नेक्स्ट मंथ में जाते हैं, जो 3000 था उसका 30% खराब हो जाएंगे, 3000 का 30%। ये जो 300 था इसके 3 महीने कंप्लीट हो गए, 3 महीने कंप्लीट हो गए तो 25% बल्ब इसके खराब हो जाएंगे 300 का। जो आपने दूसरे महीने में 480 बल्ब लगाए थे उसके भी 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, तो 15% इसके खराब हो जाएंगे। और जो आपने पिछले महीने 843 लगाए थे उसका भी एक महीना कंप्लीट हो गया, तो 10% उसके खराब हो जाएंगे, तो टोटल 1131 बल्ब आपके खराब हो जाएंगे। लास्ट में अगर बात करें, जो 3000 आपने लगाए थे उसका 20% अभी बचा हुआ था, तो 3000 का 20% खराब हो जाएगा। इस 300 के इस 300 के अब 4 महीने हो चुके हैं, तो अकॉर्डिंगली 30% खराब हो जाएगा। इन 480 के अब 3 महीने खराब हो 3 महीने खत्म हो चुके हैं, तो 25% खराब हो जाएगा। इस 843 के 2 महीने खत्म हो चुके हैं, तो इसका 15%, और 1131 का भी एक महीना कंप्लीट हुआ है, तो 10% खराब हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली इतने इतने बल्ब आपके खराब होंगे। ये तो नोट गिवन है कि कैलकुलेशन किस तरीके से चल रही है, वही 15% और 25% जो हम मिस कर रहे थे। तो आपको पता लग गया कि हर महीने कितने कितने बल्ब खराब हो गए। अब आप ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी में सबसे पहले एंड ऑफ मंथ 1 2 3 4 5 और नंबर ऑफ बल्ब जो है ऊपर से कॉपी कर लो, 300, 480, 843, 1131 एंड 1049। क्यूमुलेशन कर लो इसका कि एक महीने में 300 बल्ब खराब होंगे, 2 महीने में टोटल 300 प्लस 480 780 बल्ब खराब हो जाएंगे, 3 महीने में टोटल इतना, 4 महीने में टोटल इतना, 5 महीने में टोटल इतना। 300, 300 प्लस 480 780, 780 प्लस 843 1623 प्लस 1131 2754 प्लस 1049 3803। तो कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट जब खराब होगा तब तो बदलना पड़ेगा ही, 30 रुपए लगेंगे, तो 300 इंटू 30, 780 इंटू 30, 1623 इंटू 30, 2750 इंटू 30, 3803 इंटू 30। तो अकॉर्डिंगली ये तो कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट है, मतलब जब बल्ब खराब होगा तब बदल देंगे। लेकिन साथ में आप 500 बल्ब, 500 रूम्स है, 6 बल्ब के अकॉर्डिंगली 3000 बल्ब चेंज करोगे, तो क्वेश्चन ने कहा था 10 रुपए के हिसाब से खर्चा लगेगा ग्रुप रिप्लेसमेंट में, तो 30,000 रुपए का खर्चा वो लग गया। तो 30,000 का तो फिक्स है ही, बस 30,000 में ऐड करते जाओ 9,000, तो 39 हो जाएगा।
30 प्लस 23,400 53,400, 30,000 प्लस 48,690 78,690, 30,000 प्लस 82,620 112620, 30,000 प्लस 114090 144090। एवरेज कॉस्ट निकाल लो, डिवाइड कर लो, 39,000 डिवाइड बाई 1 39,000, 53,400 की कॉस्ट 2 महीने की है तो डिवाइड बाई 2 कर लो, 78,690 3 महीने की कॉस्ट है तो डिवाइड बाई 3 कर लो, 112620 4 महीने की कॉस्ट है तो डिवाइड बाई 4 कर लो, 144090 5 महीने की कॉस्ट है तो डिवाइड बाई 5 कर लो। आप देखोगे सबसे जो कम कॉस्ट है वो यहाँ पे 26,230 है। मतलब अगर 3 महीने में हम रिप्लेसमेंट करते हैं तो हमारी कॉस्ट कम से कम आएगी। थर्ड मंथ के एंड में करते हैं तो हमारी कॉस्ट कम से कम है। अगर हम ग्रुप रिप्लेसमेंट में जाते हैं तो अगर आप इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट में जाते हो तो प्रोबेबिलिटी निकाल लो। सबसे पहले तो लाइफ के अकॉर्डिंगली 1 इंटू 0.10 प्लस 2 इंटू 0.15 प्लस 3 इंटू 0.25 प्लस 4 इंटू 0.30 5 इंटू 0.20, मतलब ऑन एन एवरेज एक बल्ब 3.35 मंथ चलेगा। आपके टोटल बल्ब कितने हैं? 3,000 बल्ब है। अगर एक बल्ब 3.35 मंथ चलेगा तो 896 बल्ब खराब हो जाएंगे आपके हर महीने आपके 896 बल्ब खराब हो जाने। जब 896 बल्ब खराब होंगे उनको आप चेंज करोगे 30 रुपए के हिसाब से तो कॉस्ट आएगी 26,880। मतलब मैं ग्रुप रिप्लेसमेंट में जाता हूं, हर 3 महीने से चेंज करता हूं तो मेरी कॉस्ट 26,230 रुपए हर महीने पड़ेगी। लेकिन अगर मैं ग्रुप रिप्लेसमेंट में ना जाऊं, जब बल्ब खराब होगा तभी चेंज करूंगा तो मेरी कॉस्ट हर महीने 26,880 रुपए की आएगी। तो गो फॉर ग्रुप रिप्लेसमेंट, क्योंकि इसमें आपकी कॉस्ट जो है वो कम है। तो आपको ग्रुप रिप्लेसमेंट के लिए जाना चाहिए और हर तीसरे महीने में सारे के सारे बल्ब एक बार चेंज कर देने चाहिए। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपने करा हुआ होता है और एग्जाम में भी ऑलरेडी आया हुआ है इस तरीके का क्वेश्चन, तो दोबारा आप नो डाउट एक्सपेक्ट कर सकते हो और बहुत आराम से आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। बस थोड़ा सा ध्यान दे देना कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए, कई बार यहाँ पे क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी परसेंटेज गिवन होता है तो कई बार इंडिविजुअल गिवन होता है। अगर इंडिविजुअल गिवन है तो सीधा सीधा ले लेना, अगर क्यूमुलेट करके दिया हुआ है तो आपको फिर यहाँ पे अलग अलग परसेंटेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। जैसे फर्स्ट मंथ में 10 है, सेकंड में 25 है, तो सेकंड मंथ में एक्चुअल में 15% ही बल्ब खराब हो गए। सेकंड में 25 है, थर्ड में 50 है, तो एक्चुअल में थर्ड मंथ में केवल 25% बल्ब भी खराब होने वाले हैं। इसके बाद अगर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3B की तरफ, तो दैट इज गिवन फ्रॉम इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का क्वेश्चन है, जो कि आप कॉस्टिंग में भी पढ़ते हो, बैच कॉस्टिंग के अंदर, और यहाँ पे ओएम के अंदर भी आपको बैच कॉस्टिंग इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाता है। Messrs Tubes Limited. Messrs Tubes Limited are the manufacturers of picture tubes of TV. The following are the details of their operation during 2024. एवरेज मंथली मार्केट डिमांड तो 2000 ट्यूब्स की है, लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो 100 रुपए पर ऑर्डर आती है और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है 20% पर एनम की, और कॉस्ट ऑफ ट्यूब्स जो है वो 500 पर ट्यूब है। अब डिमांड भले ही मार्केट में कुछ भी क्यों ना हो, नॉर्मल जो हम यूसेज करते हैं पिक्चर ट्यूब का वो 100 ट्यूब्स पर वीक है। मिनिमम यूसेज रहेगा आपका 50 का, मैक्सिमम रहेगा 200 ट्यूब्स का, और लीड टाइम रहेगा आपका 6 to 8 वीक। 6 इज द मिनिमम, 8 इज द मैक्सिमम। कैलकुलेट क्या करना था? सबसे पहले तो आपको EOQ कैलकुलेट करना था, जिसका फॉर्मूला आप अप्लाई करते हो 2AO अपॉन में C, या फिर 2DS अपॉन में C भी लिख लिया करते हैं, H भी लिख लिया करते हैं, वो डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ऑफकोर्स अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो टर्म यूज किया गया है दैट इज 2AS अपॉन में C टर्म यूज किया गया है, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर भी लिखा जाता है, सेटिंग अप कॉस्ट सेटअप कॉस्ट भी इसको लिख दिया जाता है। तो सिंपल सी बात ये थी 2 इंटू ए की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती ये कर जाते हैं कि मार्केट की डिमांड जो है उसको कंसिडर कर लेते हैं। सर मार्केट डिमांड से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो ये देखना है कि यूसेज कितना करेंगे हम। तो यूसेज की अगर मैं बात करूं तो 100 ट्यूब्स पर वीक है, तो पूरे साल में 52 वीक्स होते हैं, तो 5200 ट्यूब्स जो है वो आप कंज्यूम कर लोगे। दैट विल बी योर ए। तो 2 इंटू ए इंटू ओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आपके पास क्वेश्चन में गिवन थी, दैट इज ₹100,
और सी की मैं बात करूं तो 500 रुपए कॉस्ट ऑफ ट्यूब है और कैरिंग कॉस्ट 20 है, तो 500 का 20% ये भी 100 रुपए ही आएगा। तो अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व किया तो 102 यूनिट अप्रॉक्स राउंड ऑफ में 102 यूनिट का आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट होके आया। देन क्वेश्चन का पहली ही रिक्वायरमेंट में आगे और डिमांड थी, इफ द सप्लायर इज विलिंग टू सप्लाई क्वार्टरली 1500 यूनिट्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, तो इज इट वर्थ एक्सेप्टिंग? तो क्या हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर चेक करना पड़ेगा। अगर हम बात करें नंबर ऑफ ऑर्डर्स, 5200 यूनिट्स की आपको जरूरत है पूरे साल में। 1500 यूनिट जो है वो अगर आप क्वार्टरली ऑर्डर प्लेस करोगे तो ये आपके 3.46, जिसको आप राउंड ऑफ में 4 ऑर्डर बोल सकते हो। इन केस ऑफ ए फ्रैक्शन नेक्स्ट होल नंबर कंसीडर किया जाता है, अगर आप राउंड ऑफ कर रहे हो तो। नहीं राउंड ऑफ करते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 ऑर्डर, एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी थी? 100 रुपए, तो 400 रुपए की ये कॉस्ट आपकी। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाई ईओक्यू मल्टीप्लाई बाई सी। 1/2 मल्टीप्लाई बाई ऑर्डर साइज आप यहाँ पे 1500 का रख रहे हो तो 1500 आ जाएगा, इनटू इस केस में 500 रुपए की जो आपकी कॉस्ट है पर ट्यूब की, उस पे आपको मिल जाएगा 5% का डिस्काउंट। 500 माइनस 5%, 475 की कॉस्ट होगी। 475 की कॉस्ट होगी तो उसी का 20% आपकी कैरिंग कॉस्ट इनकर होगी 95, अकॉर्डिंगली इनटू 750, 71,250 आपकी कैरिंग कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट आपकी 71,650 है। हालांकि यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन करके दिखाई नहीं है अगर मैं क्लियरली बात करूं, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग चाह रहे हैं। इफ द सप्लायर इज विलिंग टू सप्लाई क्वार्टरली 1500 यूनिट्स, तो क्या ये वर्थ एक्सेप्टिंग है कि नहीं है? तो सर उस सिचुएशन में ये तो कॉस्ट निकाल दिया, बट ईओक्यू पे तो कॉस्ट कैलकुलेट करके दी ही नहीं इन्होंने। तो 102 के अकॉर्डिंगली भी यहाँ पे कॉस्ट कैलकुलेट करना बनता है, जिसमें अगर मैं सिंपल सी बात करूं, अगर आप 5200 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करोगे, 102 का एक ऑर्डर होगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर आते हैं आपके 50.98, मतलब 51 ऑर्डर। और आपकी जो कॉस्ट रहेगी, आपकी जो कॉस्ट रहेगी वो रहेगी यहाँ पे, ये इवेल्युएशन हुआ नहीं एक तरीके से मैं अगर क्लियरली बात करूं तो, क्योंकि अगर आपको ये बताना है कि एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना, तो सर इनसे बात नहीं बनेगी, इसमें आपको परचेज कॉस्ट भी कंसिडर करनी होती है। 475 रुपए की एक यूनिट आप खरीदोगे और कितना 5200 यूनिट है आपकी, 5200 यूनिट्स आपकी, 5200 यूनिट्स आपकी, तो 475 इंटू 5200 इट विल बी 24,70,000 रुपीज की कॉस्ट हो रहेगी। तो 71,650 प्लस 24,70,000, ये आएगा आपका 25,41,650 की टोटल कॉस्ट। क्योंकि जब डिस्काउंट होता है तो दो कॉस्ट से नहीं, परचेज कॉस्ट भी कंसिडर करनी पड़ती है। अगर मैं ईओक्यू पे जाता हूं तो 51 ऑर्डर है मेरे, 100 रुपए के हिसाब से 5100 रुपए की तो एक कॉस्ट है। 500 रुपए के हिसाब से एक यूनिट मिलती है, 5200 यूनिट आप बाई करोगे तो 500 इंटू 5200, 26 लाख रुपए की आपकी एक कॉस्ट आएगी। तो ये वर्थ एक्सेप्टेबल तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि 26 लाख रुपए की कॉस्ट तो ऐसे ही आ गई, जबकि यहाँ पे तो केवल 25,41,650 ही है। तो सिंपल सी बात है, आंसर आपका यही आएगा कि आप इसको एक्सेप्ट कर लो, जो डिस्काउंट ऑफर है इसको एक्सेप्ट आपने कर लेना चाहिए। क्योंकि भाई तो मैंने इसमें कैरिंग कॉस्ट भी नहीं लिखी है, जब कैरिंग कॉस्ट लिखूंगा तो हाफ ऑफ द ऑर्डर साइज इनटू में सी आपका कितना चल रहा था 100 रुपए, तो ये भी 5100 रुपए आता, तो ये आता आपका 26,10,200 रुपए की कॉस्ट, जबकि ये केवल 25,41,000 है। तो आपको डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो ये एग्जाम में करके आना पड़ेगा आपको, यहाँ पे पूरा आंसर गिवन नहीं है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, सर मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम या मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। अगर मैं बात करूं रीऑर्डर लेवल, तो रीऑर्डर लेवल जो है, रीऑर्डर लेवल जो है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन है 200, मैक्सिमम लीड टाइम है 8 वीक, तो 1600 आपका रीऑर्डर लेवल आ जाएगा। 1600 आपका रीऑर्डर लेवल आ जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेट करके भी दिया हुआ है 1600, तो ये 1600 आपका रीऑर्डर लेवल आ गया। प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी इज नथिंग, ईओक्यू 102 यूनिट माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम कंजम्पशन 50 है, मिनिमम लीड टाइम आपका 6 है, तो 50 इंटू 6। अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व किया तो 1402 विल बी योर करेक्ट आंसर। और मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक का फॉर्मूला होता है आरओएल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। आरओएल तो आपने कैलकुलेट किया है 1600, एवरेज कंजम्पशन की बात करें तो गिवन है 100, एवरेज लीड टाइम 6 और 8 के बीच में आ जाएगा 7,
900 यूनिट्स विल बी योर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 3B सॉल्व करना है, जिसमें यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इवेल्युएशन वाला, ये पूरा नहीं किया गया, ये आपको पूरा एग्जाम में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में तो पूरी कैलकुलेशन करने के बाद ही आप डिसीजन दे पाओगे, पहले डिसीजन दे ही नहीं पाओगे। इसके बाद अगर मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, दो पार्ट है, पार्ट ए असाइनमेंट में से दिख रहा है और पार्ट बी जो है वो आपको फ्लो टाइम कैलकुलेट करके देना है, सीक्वेंसिंग में से देखने को मिल रहा है, सीक्वेंस आपको यहां पे बताना है। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले 4A असाइनमेंट, 4 जॉब्स कैन बी प्रोसेस्ड ऑन 4 डिफरेंट मशीन विद 1 जॉब ऑन 1 मशीन। ठीक है, एक जॉब एक मशीन पे हम काम करेंगे। रिजल्टिंग प्रॉफिट वेरी विद असाइनमेंट एंड दे आर गिवन बिलो। मतलब आपके पास ये जो डेटा गिवन है मैट्रिक्स के अंदर, ये प्रॉफिट है। तो सर जब भी हमारे पास प्रॉफिट मैट्रिक्स होती है तो असाइनमेंट के लिए सबसे पहले आपको उसको रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है। लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, इस पूरी मैट्रिक्स में हाईएस्ट जो फिगर है दैट इज 42, वो पिक करोगे और 42 में से सारी फिगर माइनस कर दोगे। 42 माइनस 42 0, 42 माइनस 35 7, 42 माइनस 28 42 minus 21, 42 minus 30, 42 minus 25, 42 minus 20, 42 minus 15, 42 minus 30, 42 minus 25, 42 minus 20, 42 minus 15, 42 minus 24, 42 minus 20, 42 minus 16, 42 minus 12। तो आपको मिल जाती है आपकी लॉस मैट्रिक्स। जब आपके पास लॉस मैट्रिक्स आ जाएगी तो आप सबसे पहले इसमें रो ऑपरेशन अप्लाई करते हो। रो ऑपरेशन के लिए आप क्या करते हो, रो वाइज मिनिमम फिगर पिक करते हो। जैसे सबसे पहले तो 0 है, तो 0 जिस भी रो में होता है उसकी वैल्यू सेम रह जाती है, तो 0 7 14 21 ये कॉपी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में अगर मैं देखूं तो मिनिमम 12 है, तो 12 माइनस 12 0, 17 माइनस 12 5, 22 माइनस 12 10, 27 माइनस 12 15, आपको ये वैल्यूज मिल जाएगी। नेक्स्ट रो में भी मिनिमम 12 ही है और सेकंड वाली ही वैल्यू है सेम, तो सेम वैल्यू आ जाएगी 0 5 10 और 15। और लास्ट रो में मिनिमम है 18, तो 18 माइनस 18 0, 22 माइनस 18 4, 26 माइनस 18 8, 30 माइनस 18 12, ये वैल्यूज आपको मिल गई। रो ऑपरेशन के बाद आप करते हो कॉलम ऑपरेशन। कॉलम वाइज मिनिमम फिगर पिक करनी है। ए में तो 0 है तो वो सेम ही रह जाएगा। बी में मिनिमम फिगर आपकी 4, 7 माइनस 4, 5 माइनस 4, 5 माइनस 4, 4 माइनस 4 0। सी में अगर मैं बात करूं मिनिमम है 8, तो 14 माइनस 8, 10 माइनस 8, 10 माइनस 8, 8 माइनस 8। डी में मिनिमम है 12, तो 21 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 12 माइनस 12, आपको ये वैल्यूज मिल जाएगी। देन हम लाइंस ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं कि कम से कम लाइन ड्रॉ करके सारे के सारे जीरो कवर हो जाए। लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करी, केवल 2 लाइन ड्रॉ हुई, जबकि ये नंबर ऑफ लाइंस जो है वो इक्वल टू जॉब्स होनी चाहिए। 4 जॉब है यहाँ पे, तो 4 लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। अगर इससे कम लाइन है, इसका मतलब अभी आप फाइनल असाइनमेंट नहीं कर पाओगे, आपने इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इंप्रूवमेंट में के लिए क्या किया जाता है, ये जो अनकवर्ड एलिमेंट है तो इसमें मिनिमम फिगर पिक करो 1, और ये जो अनकवर्ड एलिमेंट है इसमें से मिनिमम जो फिगर 1 है वो माइनस कर दो। 3 माइनस 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 6 माइनस 1, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, 9 माइनस 1, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, और इंटरसेक्शन जो है यहाँ पे इसको ऐड कर दो। तो अकॉर्डिंगली आपको ये नई मैट्रिक्स की वैल्यू पता लग गई। फिर से इसमें लाइन ड्रॉ करोगे आप, फिर से लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके की से कि सारे के सारे जीरो कवर हो जाए, कम से कम लाइन ड्रॉ करके। फिर से कोशिश करी, 3 लाइन ड्रॉ हुई, जबकि नंबर ऑफ जॉब्स है 4, अभी भी इसमें असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। तो फिर से सेम काम, जो अनकवर्ड एलिमेंट है उसमें से मिनिमम पिक किया 1, और अनकवर्ड एलिमेंट में से उसको माइनस कर दिया। 5 माइनस 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 8 माइनस 1, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, और जो इंटरसेक्शन थे वहां पे ऐड कर दिया। आपको नई ये वैल्यूज पता लग गई। अब इसमें लाइंस ड्रॉ करी, तो लाइंस ड्रॉ हुई सारे के सारे जीरो को कवर करने के लिए 4, और नंबर ऑफ जॉब्स भी 4 है, तो आप इसमें असाइनमेंट कर सकते हो। असाइनमेंट ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, तो असाइनमेंट यहाँ पे 2 तरीके से किया गया। असाइनमेंट करने का तरीका यही होता है कि जीरो को कवर करना है। जैसे सबसे पहले मान लो आपने असाइनमेंट करते वक्त क्या किया, जॉब 1 जो है वो मशीन ए को दे दी, क्योंकि इसमें सिंगल जीरो दिख रहा था, तो हुआ क्या, ये तो खत्म हो गया था। फिर उसके बाद आपको सेकंड में 2 जीरो दिखाई दिए, थर्ड में भी 2 जीरो थे, फोर्थ में भी 2 जीरो थे, तो आपके पास ऑल्टरनेटिव था कि सेकंड में बी को दूं या फिर सेकंड सी को दूं। तो एक बार यहां पे बी को देकर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, तो नीचे वाले में सी को देकर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया।
भले आप कैसे भी कर लो, डजेंट मैटर, आपका जो फाइनल आंसर है दैट विल बी। तो ये होता है आपका असाइनमेंट करने का तरीका। अगर आपको स्टेप्स पता है तो आप इजीली कर सकते हो। बाकी असाइनमेंट के चैप्टर में आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे असाइनमेंट चैप्टर का रिवीजन देख सकते हो। दैट विल बी मोस्ट 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 बेनिफिशियल फॉर यू। सिंपल मैं कहूंगा, आप हमारा जो रिवीजन लेक्चर है असाइनमेंट का यूट्यूब पे अगर देखोगे, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे ओएम का, ऑपरेशन मैनेजमेंट का। इसके बाद अगर मैं बात करूं बी पार्ट, तो सीक्वेंसिंग का ये क्वेश्चन है। सीक्वेंसिंग का ये क्वेश्चन आपको यहां पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 बी। द processing time that is indicated by Tj in hours for the 5 jobs of a single machine scheduling is given. Find the optimum sequence which will minimize the mean flow time and find the mean flow time. सबसे पहले तो आपको मीन फ्लो टाइम मिनिमम करना है और मीन फ्लो टाइम कितना होगा वो बताना है। साथ में प्रिपेयर ए सीक्वेंस विच विल मिनिमाइज द वेटेड मीन फ्लो टाइम भी मिनिमम करना है और वो भी बताना है कि कितना होगा। जॉब गिवन आपके पास 5, 1 2 3 4 5 और उसका प्रोसेसिंग टाइम और वेट गिवन है। तो वेट तो वेटेड के टाइम पे यूज करेंगे। अभी तो फिलहाल अगर मैं मीन फ्लो टाइम की बात करूं तो हमें जॉब और प्रोसेसिंग टाइम यूज करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे, तो आप इसको एसपीटी दैट इज शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम के अकॉर्डिंगली सीक्वेंस करोगे, जिसमें सबसे कम टाइम लग रहा है आपका सेकंड जॉब में, देन थर्ड में 10 है, देन फिफ्थ में 16, देन फोर्थ में 28, देन फर्स्ट में 30। तो सबसे पहले तो आप अरेंज कर लो इसको 8 10 16 28 30, जिसका जॉब नंबर है 2 3 5 4 और 1। तो आपका सीक्वेंस क्या बन रहा है 2 3 5 4 1 का। तो द जॉब सीक्वेंस दैट मिनिमाइजेस द मीन फ्लो टाइम आपका 2 3 5 4 1 रहने वाला है। अब मीन फ्लो टाइम भी आपको बताना है, तो जॉब कॉपी कर लिया हमने 2 3 5 4 1, इसका टाइम भी कॉपी कर लिया 8 10 16 28 और 30। कंप्लीशन टाइम की बात करें तो क्यूमुलेट कर लो 8 प्लस 10 18 प्लस 16 34 प्लस 28 62 प्लस 30 92। तो 92 आवर्स में आपकी ये जॉब कंप्लीट हो जाएगी। तो मीन फ्लो टाइम निकाले तो 8 प्लस 18 प्लस 34 प्लस 62 प्लस 92, जॉब कितनी है 5, तो डिवाइड बाय 5 करोगे तो 42.8 जो है दैट विल बी योर मीन फ्लो टाइम। और अगर आपको वेटेड मीन फ्लो टाइम कैलकुलेट करना है तो जॉब सबसे पहले तो क्वेश्चन ही कॉपी किया है 1 2 3 4 5 और उसका टाइम कॉपी कर लिया और साथ में इसके वेट्स भी कॉपी कर लिए। फिर से जॉब कॉपी की है 1 2 3 4 5, इसका प्रोसेसिंग टाइम और ये वेट्स। और वेटेड प्रोसेसिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए आपको डिवाइड करना है प्रोसेसिंग टाइम को वेट से। 30 डिवाइड बाय 1 30, 8 डिवाइड बाय 2 4, 10 अपन में 1, 28 डिवाइड बाय 2 14, 16 डिवाइड बाय 3 5.31। अब इस पे आप अब लगा लो शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम अगर मैं अप्लाई करता हूं यहाँ पे तो सबसे कम है 4 जो कि सेकंड जॉब है, नेक्स्ट 5.31 जो कि जॉब नंबर 5 है, देन 10 जो कि जॉब नंबर 3 है, देन 14 जो कि जॉब नंबर 4 है और लास्ट में 30 जो कि जॉब नंबर 1 है। तो सीक्वेंस क्या बना, सीक्वेंस बना 2 5 3 4 1 का। अब आपको वेटेड मीन फ्लो टाइम निकाल देना है, तो इसके लिए सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से जॉब लिख लो जो आपने सीक्वेंस यहां पे डिसाइड किया 2 5 3 4 1 का, 2 5 3 4 1 का। प्रोसेसिंग टाइम इनके कॉपी कर लिए 8 16 10 28 और 30। और सिंपल हमने क्या किया यहाँ पे 8 एक्यूमुलेशन कर लिया 8 प्लस 16 24 प्लस 10 34 प्लस 28 62 प्लस 30 92। तो 92 का कंप्लीशन टाइम तो आ ही गया। अब अपने को वेटेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 8 इंटू 2 16, 24 इंटू 3 क्योंकि पहले आपने डिवाइड किया था तो अब मल्टीप्लाई करो, इंटू 3 72, 34 इंटू 1 34, 62 इंटू 2 124, 92 इंटू 1 92। इन सब का एडिशन कर लो 16 प्लस 72 प्लस 34 प्लस 124 प्लस 92 डिवाइडेड बाई वेट्स का टोटल कर लो 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, इससे डिवाइड करोगे आपको आपका वेटेड मीन फ्लो टाइम पता लगेगा। मीन फ्लो टाइम और वेटेड मीन फ्लो टाइम क्वेश्चन नो डाउट बहुत कम है अपने सिलेबस में, बट एक आध बार एग्जाम में भी ऑलरेडी
आया हुआ है तो आपको करके जाना चाहिए। इस बार यहाँ पे मॉडल क्वेश्चन पेपर में दिया है तो आपको 100% ये कवर करके जाना चाहिए। शेड्यूलिंग सीक्वेंसिंग का ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हो, क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट ए है वो गिवन आपको लीनियर प्रोग्रामिंग में से, और पार्ट बी जो है वो गिवन आपको नेटवर्क एनालिसिस में। क्वेश्चन नंबर 5A, that is from linear programming. A bank is in the process of formulating its loan policy. loan policy आपको formulate करके देनी है, involving a maximum of rupees 600 million. 600 million maximum to maximum loan है, investment रहेगा. Table below gives the relevant type of loan given है में नीचे. Bad debts are not recoverable and produce no interest received. ठीक है. To meet competition from other banks, the following policy guidelines have been set. Policy guidelines क्या है? At least 40% of the fund must be allocated to the agriculture and commercial loans. ठीक है. Fund allocated to housing must be at least 50% of all loans given to personal car housing, and the overall जो bad debts है वो 6% से एक्सीड नहीं करना चाहिए. Solve this linear programming model to determine optimum loan application, और ये आपका टाइप ऑफ लोन गिवन है तो सिंपल आप इसको x1, x2, x3, x4 और x5 अज्यूम कर लो. तो सिंपल लेट x1 बी द अमाउंट ऑफ एलोकेटेड फॉर पर्सनल लोन, x2 ले लिया कार लोन के लिए, x3 हो गया हाउसिंग लोन, x4 हो गया एग्रीकल्चर और x5 हो गया कॉमर्शियल लोन. ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ कोर्स हमारा रहेगा मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. तो सिंपल सी मैं बात करूं तो इंटरेस्ट यहां पे गिवन है तो 0.17 x1 प्लस 0.14 x2 प्लस 0.11 x3 प्लस 0.10 x4 प्लस 0.13 x5, दैट विल बी योर रेवेन्यू, दैट विल बी योर इंटरेस्ट. जिसमें से माइनस कर दोगे आप बैड डेट्स तो माइनस कर दोगे 0.10 x1, 0.07 x2, 0.05 x3, 0.08 x4, 0.06 x5. तो अकॉर्डिंगली इक्वेशन बन गई. इसको फर्दर सॉल्व कर लिया, 0.17 x1 में से 0.10 x1 माइनस कर दिया, 0.14 x2 में से 0.07 x2 माइनस कर दिया, 0.11 x3 में से 0.05 x3 माइनस कर दिया, 0.01 x4 में से 0.08 x4 माइनस कर दिया और 0.13 x5 में से 0.06 x5 माइनस कर दिया. तो आपकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया, दैट इज सब्जेक्ट टू कांस्टेंट. सब्जेक्ट टू कांस्टेंट यही है कि टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो 600 मिलियन है, टोटल जो है वो 600 मिलियन है. तो मतलब x1, x2, x3, x4, x5 ये जो पांचों अमाउंट है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 600 मिलियन. टोटल लोन अमाउंट इनका ये है, इससे ज्यादा ये नहीं दे सकते. इसके अलावा इन्होंने कहा कि एटलीस्ट 40% ऑफ द फंड्स बी एलोकेटेड टू एग्रीकल्चर एंड कॉमर्शियल लोन. एग्रीकल्चर था आपका x4, कॉमर्शियल था x5. तो x4 प्लस x5 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.4. ये हो गया आपका एग्रीकल्चर और कॉमर्शियल लोन का. सिमिलरली फंड एलोकेटेड टू हाउसिंग 50%. तो हाउसिंग था x3, तो x3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5. किसका 0.5? तो 50% ऑफ ऑल लोन गिवन टू पर्सनल कार एंड हाउसिंग. पर्सनल कार एंड हाउसिंग था x1, x2, x3. तो x1, x2, x3 का जो टोटल है उसका 50% से ज्यादा एटलीस्ट होना चाहिए, मतलब ज्यादा या इक्वल हो सकता है. इसके अलावा बेड डेट्स जो है वो 6% से ज्यादा नहीं होने चाहिए. तो 0.1 x1 प्लस 0.07 x2 प्लस 0.05 x3 प्लस 0.08 x4 प्लस 0.06 x5 should be less than or equal to 0.6. 0.1 x1 तो दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0.6 मिलियन. और नॉन नेगेटिव कांस्टेंट तो आप अप्लाई करते ही हो, x1, x2, x3, x4, x5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सिंपल था. आपने म्यूचुअल फंड में इस तरीके के क्वेश्चन करे हुए होते हैं कि हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, हमारे पास इतना पैसा है. तो इस तरीके के क्वेश्चन आपने ऑलरेडी अपनी क्लासेस में करे हुए हैं. लास्ट जो क्वेश्चन है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन नंबर 5B, that is from network analysis CPM part. For the given data,
determine the expected duration of the project and variance of the project। आपके पास एक्टिविटी गिवन है, तो अगर मैं एक्टिविटी के बेसिस पे सबसे पहले आपको नेटवर्क शो कर देता हूं, तो 1 से 2, 1 से 5, 1 से 2 और 1 से 5, ठीक है। देन 2 से 3, 2 से 4, 2 से 5, 2 से 3, 2 से 4, 2 से 5, देन 3 से 7, तो 3 to 7, देन 4 to 6, 4 to 7, 4 to 6, 4 to 7, 5 to 6 और 6 to 7, 5 to 6 और 6 to 7। तो किसी तरीके का कोई डमी वगैरह का कॉन्सेप्ट तो नहीं है। अब यहां पे इन्होंने ई और एल कैलकुलेट करके दिखाए। ई और एल की तो जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहां पे मुझे कोई फ्लोट वगैरह तो नहीं पूछा गया। हाँ, मुझे एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन दिखाना है, तो एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। वैसे तो अगर मैं बात करूं फ्रॉम द गिवन डेटा डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट, तो इसके लिए इसकी भी जरूरत लग नहीं रही, क्योंकि एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन जो है वो तो आपको यहां पे पता लग जाता है। प्रोजेक्ट का बोला है, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट का बोला है, तो ठीक है, क्रिटिकल पाथ आप यहाँ पे शो कर देना, ठीक है, डायग्राम बना, वो नेटवर्क बना के शो तो कर देना। हाँ, ई और एल तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ई एफ टी एल एस टी वगैरह वो तो जरूरत नहीं है यहाँ पे। चलो, ये टेबल बन गई, क्वेश्चन कॉपी हुआ, एक्टिविटी सारी कॉपी करी, ऑप्टिमिस्टिक कॉपी किया, मोस्ट लाइकली कॉपी किया और पेसिमिस्टिक कॉपी किया। ये तो कॉपी पेस्ट है, 4 लाइनें तो पहले। इसके बाद यहाँ पे वेरिएंस निकाल दिया। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है टीपी माइनस टीओ डिवाइड बाई 6 का स्क्वायर। टीपी 12 माइनस टीओ 6, तो 12 माइनस 6 डिवाइड बाई 6 करोगे तो ये आ गया आपका 1 का स्क्वायर करोगे तो 1। 8 माइनस 4 डिवाइड बाई 6 का स्क्वायर करोगे, 20 माइनस 14 डिवाइड बाई 6 करके स्क्वायर करोगे, 13 माइनस 7 डिवाइड बाई 6 करके स्क्वायर करोगे, 9 माइनस 3 डिवाइड बाई 6 का स्क्वायर करोगे, 25 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 16 माइनस 10 डिवाइड बाई 6 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, 18 माइनस 12 फिर 6 आ गया, 6 को डिवाइड किया 6 से 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 12 माइनस 9 करोगे 3 डिवाइड बाई 6 करोगे और 0.5 आएगा, 0.5 का स्क्वायर करोगे 0.25 आएगा, 25 माइनस 17 8 डिवाइड बाई 6 करोगे, जो फिगर आएगी उसका स्क्वायर करोगे 1.78 आएगा। एवरेज ड्यूरेशन टी निकालने के लिए टीओ प्लस 4 प्लस टीपी, तो सिंपल 6 प्लस 4 इंटू 9 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 6, 4 प्लस 7 इंटू 4 प्लस 8 डिवाइड बाई 6, 14 प्लस 4 इंटू 17 प्लस 20 डिवाइड बाई 6, 7 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 13 डिवाइड बाई 6, 3 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 9 डिवाइड बाई 6, 13 प्लस 4 इंटू 18 प्लस 25 डिवाइड बाई 6, 10 प्लस 4 इंटू 14 प्लस 16 डिवाइड बाई 6, 12 प्लस 4 इंटू 15 प्लस 18 डिवाइड बाई 6, 9 प्लस 4 इंटू 11 प्लस 12 डिवाइड बाई 6, 17 प्लस 4 इंटू 20 प्लस 25 डिवाइड बाई 6। ये टीई आ जाएगा। जब आप ये टीई शो करोगे यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे टीई शो किया, टीई शो कर दिया, देन आप पाथ्स देखोगे, पाथ काफी सारे बन सकते हैं, 1 2 3 7, 1 2 4 7, 1 2 5 6 7, ठीक है, ये एक पाथ आपके बन सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 1 से 5, 5 से 6, 6 से 7 ये बन सकते हैं। लेकिन जब मैंने यहाँ पे देखा तो मैक्सिमम जो टाइम ड्यूरेशन है वो दिख रहा है 1 2 4 6 और 7 में। 9 प्लस 10 19 प्लस 13.67 32.67 प्लस 20 का या तो 52.79 के आसपास ये टाइम आया, जो कि मैक्सिमम टाइम था, ये ई और एल जो है ये कुछ भी नहीं है। क्लियरली अगर मैं बात करूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्लियरली। तो सिंपल आपका जो क्रिटिकल पाथ आएगा वो 1 2 4 6 7 आएगा। अब क्वेश्चन ने बोला था कि वेरिएंस बता देना,
क्रिटिकल पाथ का। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक थी, मैंने ठीक कर दी है। 1 से 2 का वेरियांस था 1 1, 2 से 4 का वेरियांस भी था 1, देन 4 से 6 का वेरियांस ये लेना भूल गए थे, वो भी 1 है, और 6 to 7 का 1.78, तो ये 3.78 लिखा हुआ था जो कि 4.78 आएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल के दिया है। हालांकि मैं बात करूं क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से इतना कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से आपको केवल एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन और वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट कैलकुलेट करके देने हैं, तो आपको बस यही कैलकुलेट करके देने थे एक तरीके से। अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से बात करूं, आपको केवल ये चीजें यहाँ पे कैलकुलेट करके देनी थी। बट एग्जाम में नॉर्मली क्या होता है, नेटवर्क एनालिसिस बनवा के क्रिटिकल पाथ का वेरिएंस वगैरह पूछ लिया जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर पूछे आपसे तो आप इसका रूट कर सकते हो। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आंसर में यहाँ पे ज्यादा गिवन है, तो एग्जाम में देख लेना जितना पूछे उतना ही आंसर देके आना, अपना ज्यादा टाइम वेस्ट फालतू मत करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 जो है वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के थ्योरी क्वेश्चन है। रीड अगर मैं एक बार कर दूं तो क्वेश्चन नंबर 6 था समराइज ईवीए ड्राइवन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जिसका इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे बढ़िया सा आंसर दिया हुआ है। आप इसको पढ़ लो, 7 नंबर की वेटेज के लिए ना कम है ना ज्यादा है, पूरा ही लिखना पड़ेगा अगर सेम क्वेश्चन आ जाए तो। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेनिफिट ऑफ बिग डेटा। सर बिग डेटा ही कैरेक्टरिस्टिक्स और बेनिफिट आपने बताने थे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो 4 होती है, वॉल्यूम, वैरायटी, वेलोसिटी और वेरिएबिलिटी। और बेनिफिट्स की अगर आप बात करोगे तो ये 4 बेनिफिट है, तो इसमें भी 7 नंबर के लिए आंसर ठीक है, कम ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। 7A की मैं बात करूं तो पेस्टल का कॉन्सेप्ट पूछा आपसे, पेस्टल का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा है, तो आपको पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स जो लिखा है, इकोनॉमिकल, ठीक है, सोशल, एस, टी मतलब टेक्नोलॉजिकल, ई मतलब एनवायरमेंटल और एल मतलब लीग, तो यहाँ पे बताना पड़ेगा पूरा ओपनली। और इसके बाद बी पार्ट में आपसे बीसीजी मैट्रिक्स पूछा है, तो मैट्रिक्स बना के तो आपने एक्सप्लेन करना पड़ेगा। स्टार होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, कैश का होता है और डॉग्स होते हैं, के फायदे नुकसान वगैरह जो भी आप बता सकते हो। ज्यादा गिवन आंसर क्लियरली मैं बात करूं 7 नंबर के हिसाब से, आप इसको थोड़ा सा कट करके कर सकते हो। 8 की बात करें तो वाइल डिजाइनिंग ए कंट्रोल सिस्टम, टॉप मैनेजमेंट शुड रिमेंबर दैट कंट्रोल शुड फॉलो स्ट्रेटेजी। इन दिस कंटेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेट द रिकमेंडेड गाइडलाइंस फॉर प्रॉपर कंट्रोल। प्रॉपर कंट्रोल की गाइडलाइंस यहाँ पे पूछी है, तो यहाँ पे आपको 9 पॉइंट गिवन है। 9 पॉइंट याद करके आओ, 7-8 पॉइंट मेंशन कर देना, 9 भी कर देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और बी पॉइंट में बात करें, डेमोन्स्ट्रेट इन ब्रीफ सम ऑफ द एरिया दैट हैव द एबिलिटी टू क्रिएट गोल कॉन्ग्रुएंस। तो इसमें ये जो पॉइंट्स हैं, कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, क्रिएट डायरेक्शन, मोटिवेशन, ये पॉइंट्स आप याद करके जाओ, इंसेंटिव वगैरह। तो इसके अंदर का मैटर तो आप लिख लोगे, 2 से 3 बार आप जस्ट रीड कर लो इसको और हेडिंग्स जो है वो याद कर लो, तो इंटरनल मैटर जो है वो आप कहीं ना कहीं लिख पाओगे। तो ये इंस्टीट्यूट ने मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 दिया दिसंबर 2025 के लिए, जिसमें मेन यही है कि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो थोड़े से ज्यादा दिख रहे हैं इन कंपैरिजन विद पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर। तो अगर ऐसा हो कि भाई इसी पैटर्न पे हमारा एग्जाम भी आ जाए दिसंबर 2025 या उसका ऑनवर्ड्स, तो आपके लिए नो डाउट बेनिफिशियल होने वाला है। तो एक बार इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को करके जरूर जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि मैं नहीं कहूंगा कि सेम क्वेश्चन इसमें से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, बट नॉर्मली टॉपिक्स वगैरह मैच कर जाते हैं, और नो डाउट एक प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता लग जाता है कि हाँ चीजें अपने को याद भी है कि नहीं है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, आप एक बार तो पढ़ लेते हो चीजों को, जब आप पढ़ते हो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पेपर टाइप आपके सामने आता है आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो उसके लिए चाहिए होती है प्रैक्टिस। जब हमारी लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है तो नॉर्मली क्या होता है, हम सेम क्वेश्चन तो कर पाते हैं, बट उसमें से हल्का फुल्का भी चेंज हो जाए, इवन फिगर्स भी चेंज हो जाती है, तो हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक बार करके जरूर जाओ मॉडल क्वेश्चन पेपर को, थोड़ा बहुत तो बेनिफिट नो डाउट आपको मिलता ही है। और हाँ, लास्ट में यही कहूंगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जल्दी मैं आपके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 जो है वो भी लेकर आने वाला हूँ। पूरा का पूरा रिवीजन सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, तो इसका आप बेनिफिट ले सकते हो। और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल था, और दोस्तों के साथ जरूर 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 शेयर कर दीजिए। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।